बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 217 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 218 मुलाहिज़ा फरमाए। वो कुछ इस तरह मेरी तरफ देख रहे थे जैसे मैं किसी और सियारे की मखलूक था। वो कि मुझे अंदाजा हो चुका था मैं हवालात में था, लेकिन शायद मेरे लिए उस पर यकीन करना दुश्वार हो रहा था। इसलिए मैं उन नौजवानों की तरफ देख कर पूछ बैठा, मैं हवालात में हूँ ना? मुझे खुद भी एहसास हुआ कि मेरा सवाल अहमकाना था, लेकिन बहरहाल अल्फाज जुबान से फिसल चुके थे। वो चाहते तो इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर उसका इस बात में सीधा साधा सा जवाब दे सकते थे, लेकिन पहले वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर उनमें से एक इस्तज़ाहिया सा लहजा में बोला, जाहिर है ये परिस्तान तो नहीं हो सकता। इस दंदान शिकन जवाब के बाद मुझे उनसे मजीद कोई बात करने की जुर्रत नहीं हुई और मैं सलाख दर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे याद आ गया था कि मैं किस तरह बेहोश हुआ था। बेहोश होते होते मैंने जो आखिरी जुमला सुना था वो भी मुझे याद आ गया था, इसे उठाकर मोबाइल में डालो। कुछ इस तरह की बात की गई थी और शायद 2-4 इल्काबात से भी नवाजा गया था। मोबाइल में डाले जाने के बाद अगली मंजिल हवालात ही हो सकती थी। मेरी चूंकि अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था, इसलिए फिलहाल मैं दिल ही दिल में पुलिस को मजीद कोस कर अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरे हालात में काफी दूररस किस्म के असरात पाए जाते थे, क्योंकि उसी दौरान बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई थी और सलाखों के पार वही पुलिस वाला नमूदार हुआ जिसे मैंने ऐन मुंह पर एक अदद घोंसे से नवाज दिया था। मेरे लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर उस घोंसे की निशानियां मौजूद थी और ये निशानियां जल्द ही मादूम होने वाली नहीं थी। घोंसा पड़ने से पहले भी वो कोई हसीन या वजीह शख्स नहीं होगा, लेकिन घोंसे ने उसकी शख्सियत पर कुछ ज्यादा ही इबरतनाक असरात मुरतब कर दिए थे। उसके होंठ बुरी तरह सूजे हुए थे, जिसकी वजह से शक्ल ही अजीब होकर रह गई थी। वो इंसान के बजाय किसी कार्टून का किरदार नजर आ रहा था। वो मेरी कोठरी के सामने आ रुका और मेरी तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में मुस्कुराने लगा। ये बिलाशुबा बड़े दिल गुर्दे की बात थी। जब इंसान के चेहरे का यह हशर हो चुका हो तो मुस्कुराने के लिए बड़ा हौसला दरकार होता है। उसके सामने के 2 दांत गायब थे, यानी मुंह में छोटी सी एक तारीक खिड़की खुली हुई थी। मुंह खुला तो वो उससे ज्यादा मुज़हका खेज दिखाई देने लगा था जितना बंद करके मुंह दिखाई देता था। वो दराज का दौर जरा भारी भरकम था। ऐन मुमकिन है उसे अपनी ताकत पर नाज भी रहा हो। मैं उठकर कोठरी के दरवाजे पर जा पहुंचा। गैर इरादी तौर पर मैंने 2 सलाखें थाम ली। क्या उम्र में यही करते हैं? मैंने भी जवाबन मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में कहा, तुमने वो 2 दांत निगल तो नहीं लिए थे? पेट में चुभेंगे। ऐन मुमकिन आंतें कुतरने लगे। दांतों को तो अपना काम करने की आदत होती है ना, चैक लो मेरी जान, अच्छी तरह चैक लो। वो सर हिलाकर ऊंची आवाज में बोला, ये तुम्हारा चैकने का आखिरी दिन है। कल के बाद तुम इसके काबिल नहीं रहोगे। क्यों? कल क्या मुझे तुम्हारे सरहाने बैठकर बहुत ज्यादा आहुजारी करना पड़ेगी? मैंने मासूमियत से पूछा। नहीं मेरे चांद, कल तुम्हारे लवाकिन को तुम्हारे सराहने बैठकर आहुजारी करना पड़ेगी। वो मुलायमत से बोला। इंस्पेक्टर खादम हुसैन के 2 दांत तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। उसने मुझे 2-3 अनोखी किस्म की गालियों से नवाजा। जरा करीब आओ खादम हुसैन, मैं तुम्हारे बाकी दांत भी निकाल देता हूँ। मैं इस गैर मामूली वाक़े को और भी गैर मामूली बना देता हूँ। शायद तारीख में इसका इंदराज हो जाए। मैंने कहा, तारीख में नहीं, इसका इंदराज जुग्राफिया में होगा। चंद मखना, वो एक बार फिर मुलायमत से बोला, क्योंकि उसका ताल्लुक तुम्हारे जुग्राफिया से है। कल तक तुम्हारा जुग्राफिया बिल्कुल बदल जाएगा, मोहल्ले वकूफ भी बदल जाएगा। मालूम नहीं तुम कहाँ पाए जाओगे। उसका लहजा गो के खतरनाक हद तक नर्म और शीरीं था, लेकिन उसके हल्क में कोई दरिंदा बोल रहा था, होले होले हुर्रा रहा था। देखो प्यारे खादम हुसैन, तुम्हारा नाम भी खादम हुसैन है और वैसे भी तुम्हें अवाम का खादिम ही होना चाहिए, लेकिन तुमने तो बादशाहों की तरह बात करना शुरू कर दी है। उसने अपने नाम को भी 2-4 सलवातें सुनाई और मेरी उंगलियों पर छड़ी रसीद की। मैंने फौरन सलाखों से हाथ हटा लिए। वो छड़ी हाथों में घुमाते हुए बोला, मैं खादम बनने को तैयार हूँ, लेकिन शरीफ और पढ़े मानस लोगों के लिए। तुम जैसे गुंडों बदमाशों और दादागिरों का नहीं। मैं गुंडा बदमाश और दादागिर? मैंने अपनी तरफ इशारा किया और मेरी आवाज हल्क में अटकी। मेरी समझ में नहीं आया कि उस बात पर हंसूं या रहूं। मैंने अपनी उन उंगलियों को सहलाया जिन पर उसने छड़ी रसीद की थी। फिर मैंने बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मामला कुछ सीरियस हो रहा है। मेरा ख्याल है हमें इस पर संजीदगी से बात करना पड़ेगी। तो तुम्हारे ख्याल में अब तक मैं मस्करियां कर रहा था? वो यकदम जरा भड़क कर बोला। उसने खाली सलाख पर ही छड़ी मारकर अपने गुस्से को जरा तस्कीन पहुंचाई। फिर अपनी जख्मी अना पर मजीद 2-4 मोटी मोटी गालियों का मरहम रखते हुए बोला, तुम्हारे जैसे बदमाशों का तो मैं जानी दुश्मन हूँ, जो शरीफों का नाम बदनाम करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा फंदे का समझते हैं। गैर मुल्कियों को भी नहीं बख्शते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो अपने मुल्क जाकर हमारे मुल्क के बारे में क्या क्या किस्से सुनाएंगे। मैं बेइख्तियार सर खुजाने लगा।
फिर मैंने अपने गोबड़ को सहलाया और दोबारा गौर से खादिम हुसैन का जायजा लिया। बहुत से पुलिस वालों की तरह वो कुछ अजड और कुछ मोटे दिमाग का हो सकता था, लेकिन उसके लहजे में कुछ दर्दमंदी बोल रही थी। वो यकीनन बुरी तरह किसी गलतफहमी का शिकार था या फिर जानबूझकर अपनी आइंदा कार्रवाइयों के लिए जवाब घड़ रहा था। कमअकल आदमी दोनों सूरतों में खतरनाक साबित होता है, खसूसन जब उसे इख्तियारात भी हासिल हो। मैंने मुलायमे से कहा, डियर खादिम हुसैन, मुझे अंदेशा है कि तुम्हारी गलतफहमी और कम इल्मी सूरत हाल को पेचीदा न बना दे। तुमने क्या समझकर मुझे हवालात में बंद किया है? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मुझे मालूम है कि तुम शहंशाह अकबर के पड़पोते या पड़नवाज से हो। वो इस्तेज़ाइये से लहजे में बोला, हम जिसे भी पकड़ते हैं वो शहंशाहों और नवाबों की औलाद होता है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के भांजे भतीजे से कम तो कोई होता ही नहीं। मसला वाकई टेढ़ा होता नजर आ रहा था। मैंने दिमाग ठंडा रखते हुए बदस्तूर मुलायमे से कहा, तुम यहाँ SHO हो? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? वो चिड़ी धीरे धीरे अपने हाथ पर मारते हुए बोला, नहीं, तुम DIG होते तब भी मुझे तो कोई एतराज नहीं होना था। चलो, मैं तो अपने बारे में कोई दावा नहीं कर रहा। मैं संजीदगी से बोला, तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे क्या समझकर पकड़ कर लाए हो? जरा संजीदगी से बता दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बहुत ही मुलायमे से कहा, जो तुम हो वो ही समझ कर पकड़ कर लाया हूँ। सुनसान गली कोचों में लूट मार करने वाले कोई बदमाश जो अभी तक हमारे हत्थे चढ़ने से बचा हुआ था और जो खास तौर पर गैर मुल्की को निशाना बनाता होगा, उन्हें लूट मार कर पीट कर फेंक जाता होगा। पिछले महीने में मेरे इलाके में 2-3 ऐसी वारदातें हुई हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हारे ही कारनामों में से एक होंगे। आज रात तुम्हारे साथ तफ्तीश होगी, सब पता चल जाएगा। फिलहाल तुम चेक लो जितना चेकना है। उसने सर हिलाया। तुम्हें किसने बताया कि मैं उन लोगों को मार पीट कर लूटने की कोशिश कर रहा था? खुद उन्होंने बताया था। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं अकेला उन चारों को मार कर लूटने की कोशिश कर रहा था, जबकि उनके पास एक आम जंजीर, एक मोटरसाइकिल की चेन, एक पाइप और एक चाकू भी मौजूद था, और तुमने उनकी बात का यकीन कर लिया। मैंने बेयकीनी और हैरत से पूछा, वो हथियार उनके नहीं तुम्हारे थे? वो सख्त लहजे में बोला, प्यारे खादिम हुसैन, मैं इंसान हूँ, काली देवी नहीं जिसके बहुत से हाथ होते हैं। वो चारों हथियार उन चारों के थे और तुम खाली हाथ जाकर उन चारों से भिड़ गए थे। वाह बे टार्जन के बच्चे, वो तमस्खराना से लहजे में बोला, मैं नहीं भिड़ा था, उन्होंने मुझ पर हमला किया था। मुझसे तो जो हो सकता था मैं वो कर रहा था। मैंने मुलायमे से कहा, जिस वक्त हमने तुम्हें काबू में किया उस वक्त मोटरसाइकिल की एक चेन और लोहे की एक आम मोटी सी जंजीर तुम्हारे हाथों में थी। उसने गोया बड़ा अहम नुक्ता उठाया। बेशक थी, मैंने तस्लीम किया। वो दोनों जंजीरें मैंने उन्हीं से छीनी थी। अगर तुम मुदाखलत ना करते तो मैं उन्हें उनकी गुंडागर्दी की ठीक ठाक सजा देता। तुमने अगर काम सवारा नहीं बिगाड़ दिया। तुम जैसे बदमाशों और लफंगों ने ये कहना तो जैसे फैशन समझा हुआ है कि जी पुलिस ने फलां काम बिगाड़ दिया, फलां काम बिगाड़ दिया। वो एक बार फिर भड़क कर बोला, काम संवारने तो बस तुम जैसे गुंडे बदमाशों को आते हैं जो गैर मुल्कियों को भी नहीं बख्शते। तुम लोगों को यह भी शर्म नहीं आती कि वो अंग्रेज लोग अपने मुल्कों में जाकर हमारे बारे में क्या क्या प्रोपेगेंडे करेंगे। मुल्क वाले तो तुम जैसे लफंगों का तमाशा देखते रहते हैं। तुम लोग दूसरे मुल्कों के सामने भी अपने मुल्क को तमाशा बढ़ाते रहते हो। उसके लहजे में इखलास से ज्यादा मरोबियत बोल रही थी। वो भी उन्हीं लोगों में से एक था जिनके लिए हर सफेद फाम अंग्रेज होता है और बड़ा मुअज़्ज़ज़ और शरीफ होता है। हाँ वाकई हम गुंडे बदमाश बड़े ही कमीने, बड़े ही घटिया लोग हैं। सारी बदनामी हम ही लोगों की वजह से है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन वो चारों शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग कहाँ हैं? उन्हें तुमने हवालात की किस कोठरी में डाला है? उन्हें मैं क्यों कोठरी में डालता? वो तेवरी चढ़ा कर बोला, वो रपट लिखवा कर चले गए। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा आ जाएंगे, वरना तुम्हें तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम ही काफी है। मुद्दई की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त तो मैं खुद भी मुद्दई हूँ। तुमने शायद किसी SHO के दांत तोड़ना मजाक समझा होगा। असल में उस वक्त मैंने देखा ही नहीं था कि मैं किसे घोंसा रसीद कर रहा था, और जब मैंने देखा तो मुझे पर कानून का एहतराम गालिब आ गया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े गधे हो तो मैं तुम्हारे दांत नहीं बल्कि मन का तोड़ता। मैंने मुलायम से लहजे में नहायत संजीदगी से कहा। फिर एकदम गैर इरादी तौर पर मेरा लहजा बदल गया। मैंने गर्ज कर कहा, अबे गधे, वो चारों कहाँ चले गए? उसकी रंगत मुतगय्यर हो गई। मजीद गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। दांतों की कमी और बुरी तरह सूजे हुए होंठों के साथ उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा तो कुछ और मजाक खेज हो गया। लेकिन वो गोया बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, चहक लो, रात तक चहक लो खोते का पुत्र। कल से तुम खुद अपनी आवाज नहीं पहचानोगे। ठीक है, वो तो जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन खुदा के लिए तुम मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दो। ये सवाल तुम्हारे लिए भी बहुत अहम साबित हो सकता है। वो चारों कहाँ चले गए? वो चंद सेकंड तक खौफनाक नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर घुराने के से अंदाज में बोला, जाहिर है अपने होटल चले गए जहां वो ठहरे हुए हैं। तुमने होटल के नाम और कमरे नंबर वगैरह नोट किए हैं? मैंने तेजी से पूछा। हाँ किए हैं IG साहब, वो इस्तेज़ाई लहजे में बोला।
कहो तो अपने पिछले मुकदमों की फाइलें भी तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूं। मैंने उसके तंज पर ध्यान न देते हुए कहा, मरूबियत वाकई इंसान को कथा बना देती है। मुझे यकीन है उन्होंने जिस होटल का नाम लिखवाया होगा, अव्वल तो वो उसमें मुकीम ही नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो अब तक वहां से रुखसत हो चुके होंगे। कौन से होटल का नाम लिखवाया उन्होंने? उसने मेरे ही होटल का नाम बताया। मैंने सोचा अब इससे अपना तारुफ करवा ही देना चाहिए। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं उसी होटल का मालिक हूँ, बल्कि सिर्फ उस होटल का ही नहीं, एसी ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी मालिक हूँ। तुम मुझे इस कोठरी से निकाल ही लो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो अपना गैज़ो गज़ब भूल कर बहुत जोर से हंसा, गोया मेरे उस बयान से बहुत ही माजूज हुआ हो। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं गहरी संजीदगी से उसकी तरफ देखता रहा। आखिर उसकी हंसी थमी तो वो बोला, अच्छा तो तुम उस 5 स्टार होटल और एसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हो। लहजा पहले से ज्यादा तमस्कराना था। तुम्हें इसमें कोई शक है? मैंने मुलाहिमे से पूछा। नहीं, मैं भला शक करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो मशवरा देना चाहता था कि जरा और अच्छी तरह याद कर लो, ज़हन पर जरा और जोर दे लो कि कराची के मजीद कौन कौन सी बिल्डिंगें, कौन कौन से कारखाने तुम्हारी मलकियत हैं। हो सकता है बाज के नाम तुम्हारे ज़हन से निकल गए हो। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है ना जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इतना तंज फरमाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। जो लोग इन चीजों के मालिक होते हैं उनके सींग होते हैं या दुम होती है? मैंने उसकी बेयकीनी पर जरा हैरान होते हुए कहा, हरगिज नहीं। उसने सर हिलाया। दुम और सींग तो पागड़ों और गप बाड़ों के भी नहीं होते। तुम मुझे पागल समझ रहे हो या गप मार? मैंने उसे घूरा। ये तो तुम्हारी तफसीली मुआयने पर ही मालूम हो सकेगा। आज की रात तुम हमारे मेहमान खाने में गुजार लोगे तो फिर कल मैं फैसला करूंगा कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या राय कायम करनी चाहिए। फिलहाल मैं अपनी राय महफूज रखना चाहता हूँ। वो बड़े मुअज़्ज़बाना लहजे में बोला, आखिर ये बेएतबारी क्यों है? मैंने नरमी से पूछा। कुछ खुदा का खौफ करो चंद जी। वो गोया मेरी नासमझी पर अफसोस करते हुए बोला, ओ एक 5 स्टार होटल और ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक पिछली घड़ी में गुंडों से दस्त बदस्त लड़ता फिर रहा था, और तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं था, और इस किस्म के कामों के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड और कोई बॉडी गार्ड और कोई चमचा पट्टा। और आजकल तो दुकानदारों ने भी गार्ड रखे हुए हैं। तुम अपने आप को जितना बड़ा सेठ बता रहे हो ना, इतने बड़े सेठ तो फकीर को, माफ करो बाबा, भी अपने मुंह से नहीं कहते। इस काम के लिए भी उन्होंने आदमी रखा होता है। तुम वहां सुनसान गली में 4 आदमियों से पंगा ले रहे थे जो तुम्हारे दावे के मुताबिक बदमाश भी थे और उनके पास हथियार भी थे। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, प्यारे दोस्त। उसने बड़े सादा अल्फाज में अपनी बेज़बारी की वजह बयान कर दी थी। तब उसके रवैये पर मेरी हैरत काफी हद तक दूर हो गई। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, प्यारे दोस्त, आदमियों की तो मेरे पास कोई कमी नहीं, गार्ड वार्ड भी हैं, लेकिन क्या करूं, आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं। सबसे बुरी आदत तो ये है कि अपना काम अपने हाथों से करने की कोशिश करता हूं। अपनी गाड़ी तक खुद ड्राइव करता हूं। वैसे तमाम जरूरी कामों के लिए आदमी मौजूद है, बल्कि पूरी फौज है, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि अक्सर जरूरी मौकों पर या तो उन्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिलता या फिर मैं खुद भूल जाता हूँ। मेरी ये तफसीर मालूम करो भाई। ये इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है कि तुम उठाकर मुझे हवालात में डाल दो और रात को शतरोल का प्रोग्राम बना लो। प्रोग्राम शतरोल से बहुत आगे जाएगा प्यारे। उसने मेरी तकरीर से मुतासर हुए बगैर बड़ी शीरीन लहजे में कहा, वैसे तुमने पैंतरा खूब बदला है, आदमी ज़हीन मालूम होते हो। मेरा दिल कुछ डूब सा गया। वो गधा मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार मालूम नहीं होता था। मैंने अपने जहन में उठने वाले उबाल पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा तुम मुझे एक फोन करने का मौका दो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता, बस मुझे एक फोन करने दो। उसके बाद जो कुछ भी कहना होगा दूसरे ही आकर तुमसे कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये हवालात है प्यारे, पब्लिक कार्ड ऑफिस नहीं है। वो इत्मीनान से बोला और मेरा इत्मीनान रुखसत होने लगा। देखो मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं है, मुझे उन चारों बदमाशों की ज्यादा फिक्र है। मैंने उसे समझाने की कोशिश जारी की। अव्वल तो मुझे यकीन है कि वो निकल चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो तुम्हारी कट जहती में निकल जाएंगे। उनमें से एक जिसने असल में फसाद शुरू किया था, मुझे मेरे होटल ही में बैठा नजर आया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग मेरे होटल में नहीं ठहरे हुए हैं, वो कहीं और से आए हुए थे। तुम उनके गैर मुल्की होने से मरूब हो गए हो और वो निकल गए। वो अच्छे खासे वारदाती मालूम होते थे। तुम्हें उनकी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं। उसने मशवरा दिया, अच्छा अगर तुम मुझे फोन करने का मौका नहीं दे सकते तो कम से कम खुद ही मेरे होटल फोन करके मेरे बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लो। मैंने कहा, मैं इतना फारिग नहीं हूँ। उसने टिक्का सा जवाब दिया। तभी इतनी देर से अपना यह खिड़की वाला मुंह लिए मेरे सामने खड़े हो और बकवास की जा रहे हो। आखिर मुझे दोबारा कुछ गुस्सा आ गया। यार तुम तो बहुत ही खर दिमाग आदमी हो, किसी तरह बात मान कर ही नहीं देते। अगर मैं अपने पकड़े हुए हर आदमी की बात मानने लगूं ना तो फिर मैं तो कर चुका थानेदारी। वो सर झटक कर बोला, यहाँ तो हर कोई एक नई कहानी सुनाता है। फिर जैसे उसे कुछ याद आया और जरा नरमी से बोला, तुम्हारी जेब से कोई ऐसी वैसी चीज नहीं निकली और जिससे तुम्हारी शनाख्त में कोई मदद मिलती, और ना ही कोई रकम वगैरह थी। उसे गोया मेरी जेब से रकम बरामद न होने का अफसोस था। रकम से ही शायद वो मेरी हैसियत का तयन करता। मैंने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। मैं तो खाना खाने के लिए ऊपर अपने कमरे से नीचे हाल में आया था। मैं कहीं जाने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। मैंने जल्दी उसे मुख्तसर उस झगड़े का पस मंजर बताया
क्योंकि वो कुछ तवज्जो से मेरी बात सुनने पर तैयार नजर नहीं आ रहा था। मालूम नहीं मेरी जल्दी जल्दी बताने की वजह से बात उसकी समझ में आई भी थी या नहीं। बहरहाल उसके बाद मैंने कहा, वैसे भी ज्यादा बड़े कारोबारी लोग जेब में रकमें लिए नहीं घूमते। मैं तो उस वक्त एक तरह से अपने घर ही में बैठा था। वैसे भी मैं अपनी जेबों में कोई ऐसे कागजात लिए नहीं फिरता जिनसे मेरी हैसियत का पता चलता हो या ये जाहिर होता हो कि मैं फलां चीज का मालिक हूँ। कभी साबित करने की कोई जरूरत ही पेश नहीं आई। अब मुझे क्या मालूम था कि जिंदगी में कभी तुम जैसे टेढ़े आदमी से भी वास्ता पड़ जाएगा, और वो भी ऐसे हालात में। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मामला अजीब था। उसके पता नहीं अंदर क्या चल रहा था। उसके दिमाग में जो संग समा गई थी सो समा गई थी। उसके तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो जाने के लिए मुड़ते हुए बोला, फिलहाल तुम आराम से बैठो, तुमसे मेहमान खाने में ही सारी जरूरी बातें होगी। वहां आदमी जरा दूसरी तरह बात करता है। जाते जाते उसने अपने होंठों पर हाथ फेरा। वो गोया मुझे याद दिलाना चाहता था कि वो अपने दांत टूटने वाली बात भूला नहीं था। उसके जाने के बाद मैं सर पकड़ कर बैठ गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ था। अगर ये बदबख्त खादिम हुसैन किसी भी तरह मेरी बात मानने पर आमादा नहीं था तो मैं किस तरह उस पर अपनी शनाख्त साबित कर सकता था। आखिरकार मैं मायूस होकर वापस चटाई पर आ बैठा। मैंने खुद को तन बतकदीर छोड़ दिया। मालूम नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने महसूस किया कि जूं जूं रात गहरी हो रही थी, मेरे साथ बैठे हुए दोनों लड़कों के चेहरे गोया सूखते जा रहे थे। उनके मुंह मुहावरतन नहीं हकीकतन जरा से निकल आए थे। होठों पर पिपड़ियां सी जम चुकी थी। अब हमारे इर्द गिर्द सुकूत छा चुका था, लेकिन यह सुकूत शायद उन्हें और भी ज्यादा खौफजदा कर रहा था। असल में उन्हें सिर्फ डबल सवारी में पकड़ा गया था। वो भी मुझसे मदद हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि बाकी मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। बेबसी और मायूसी ने मुझे भी कुछ पुजमुर्दा कर दिया था। अजीब बात थी कि मैंने बहुत बुरे हालात में भी कभी अपने आप को ऐसा पुजमुर्दा महसूस नहीं किया था। शायद उसकी वजह यह थी कि मैं जिद्दोजहद के लिए कम अज कम आजाद तो होता था। मुझे आज तजुर्बा हुआ था कि बस चूहे की तरह किसी चूहेदार में फंस जाना अपनी जगह एक सजा थी। इस आलम में शायद चंद लम्हे के लिए मेरे ज़हन में गनूदगी ने भी गलबा पा लिया था। मैं मिले जुले कदमों की आवाजें सुनकर चौंका और तेजी से उठकर बैठ गया। गनूदगी फौरन ही गायब हो गई। कशीदगी और तनाव ने उसकी जगह ले ली। कदमों की ये आवाजें मेरे लिए न जाने क्या पैगाम लेकर आ रही थी, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। 3 अफराद मेरी कोठरी के दरवाजे पर आन रुके और मेरे सीने से बेख्तियार एक गहरा तवील सांस खारिज हुआ। वो 3 अफराद शफी शाह, जरताज और SHO खादिम हुसैन थे। खादिम हुसैन आगे था, जरताज और शफी शाह उसके पीछे थे। उनके चेहरों पर गहरी संजीदगी थी। SHO का चेहरा मुतवरम होठों से कतई नजर सपाट नजर आ रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। SHO ने खुद आगे बढ़कर कोठरी का ताला खोला और सिर्फ मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं बाहर आ चुका तो उसने कोठरी को दोबारा ताला लगा दिया। मैंने पलटकर एक नजर लड़कों की तरफ देखा। वो पुरुमीद से नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने आंखों ही आंखों में गोया उन्हें तसल्ली दी कि मैं उनके लिए जरूर कुछ करने की कोशिश करूंगा। नहायत खामोशी से हम तीनों SHO की रहनुमाई में एक तरफ को चल दिए और तब मुझे हवालात की दूसरी कोठरी पर नजर डालने का मौका मिला, जिनमें हवालाती भेड़ बकरियों की तरह ठुंसे हुए थे। नीम तारीख और नाहूस से ज्यादा से रास्तों से गुजर कर हम खादिम हुसैन के साथ उसके ऑफिस में पहुंचे। तब उसके चेहरे पर कुछ तासरात नमूदार हुई जो पहले के तासरात से बहुत मुख्तलिफ थे। उसने सिर्फ शफी शाह और जरताज को ही नहीं, मुझे भी नहायत अदब सी कुर्सी पेश की और बड़ी नरमी और एहतराम से बोला, सर मैं मुआवजा चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ उठाना पड़ी। नहीं प्यारे खादिम हुसैन, तकलीफ तो शायद मैंने खुद अपनी वजह से उठाई है। मैंने ठंडी सांस लेकर कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा, लेकिन शायद तकलीफ 2 दांत टूटने की तकलीफ से फिर भी कम थी। और शुक्र है असल तकलीफ शुरू होने से पहले ही हालात ने पलटा खा लिया। वो मुस्तिबाना अंदाज में छड़ी को हाथों में घुमाते हुए खुश दिली से हंसा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत नहीं थी, तो उसके सूजे हुए होंठ भी बुरे नहीं लग रहे थे। मैं उसके तासरात की उस तब्दीली को देख रहा था और दिल ही दिल में कुदरत के कामों पर हैरान हो रहा था। जब कभी आप किसी मुश्किल में होते हैं, बड़े हाथ वो मारते हैं, बड़े जतन करते हैं, अपनी सी हर तदबीर लड़ाते हैं, मगर आपकी एक नहीं चलती। कहते हैं मायूसी कुफर है। मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन फितरी सी बात है, इंसान ज्यादा न सही थोड़ा बहुत मायूस जरूर होता है। पूरी तरह शिकस्त खोरदा न सही, लेकिन खुद को थोड़ा बहुत दिल गिरफ्तार जरूर महसूस करता है। ऐसे में अचानक वो मोइजा सा रूनमा होता है। शायद उसे मोइजा नहीं कहना चाहिए। हम जैसे गुनहगार इस काबिल कहाँ हैं कि हमारे लिए मोइजा रूनमा हो, लेकिन इतना जरूर होता है कि हमारा मसला हल होने के लिए अचानक कोई सबब बन जाता है। यकदम गोया तारीकी में से बादल झट जाते हैं और सूर्य निकल आता है। उस वक्त मुझे कुछ ऐसा ही तजुर्बा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे मेरे सामने मायूसी की तारीकी कभी थी ही नहीं। आप याद करें, आपको भी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके याद आएंगे जब आप गोया मायूसी की दलदल में उतरते उतरते यकदम बाहर आ गए थे। मैं दिल ही दिल में उस तजुर्बे से लुत्फ अंदोज होने में कुछ इस तरह मगन था कि मुझे शफी शाह और जरताज से ये पूछने का भी ख्याल नहीं आया था कि वो वहां किस तरह आन पहुंचे थे। शायद खादिम हुसैन ने मेरे होटल में राब्ता कर लिया था, हालांकि वो ये जहमत करने पर आमादा नजर नहीं आता था। खादिम हुसैन खासे खादमाना अंदाज में हंसते हुए बोला, सर आपके लिए चाय मंगवाऊं या पहले आप खाना खाना पसंद करेंगे? ठीक है, आप 5 स्टार होटल के मालिक हैं और आप होटल ही में रह रहे हैं।
वहीं के खाने खाते होंगे, लेकिन आज हम गरीब पुलिस वालों के साथ भी खाना खाकर देख लीजिए। गरीब पुलिस वाले, मैं करा कर रह गया। उस खुशहाल इलाके का SHO होते हुए तो ऐसी बात मत करो यार। मजाक छोड़े सर, आप बताएं क्या खाना पीना पसंद करेंगे? जो आप पसंद करेंगे हाजिर हो जाएगा। खादिम हुसैन बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला, वो तो मुझे मालूम है, जो मैं पसंद करूंगा हाजिर हो जाएगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम मुझे कुछ खिलाना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि 4 6 छितर, 5 7 ठुड्डे, 8 10 घूंसे, 12 15 थप्पड़ और 20 30 गालियां खिलवा दो। इस वक्त जरा हल्का फुल्का ही खाने का मूड है। वो जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी कराह से मुशाबा थी। क्यों मजाक उड़ाते हैं सर? ठीक है, हमसे गलती हुई, लेकिन मैं मुआज़रत के साथ कहूंगा कि थोड़ी बहुत गलती आपकी भी थी। थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा गलती मेरी थी। मैंने तस्लीम किया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती अब तुम कर रहे थे कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा था, लेकिन तुम उसकी तस्दीक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शुक्र है आखिर तुमने मेरे होटल राब्ता कर ही लिया और मेरी शामत आते आते रह गई। वो कुछ खिसियाना सा नजर आने लगा। उसकी वजह मुझे तब मालूम हुई जब जरताज ने खनकार का गला साफ किया और बोली, उन्होंने तो अब भी किसी से राब्ता नहीं किया था। हम इनके राब्ता करने पर तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और ये जो तुम इतने मेहरबान नजर रह रहे हैं, इसकी वजह भी सिर्फ हम नहीं है। इन्हें DIG साहब ने फोन किया है, इसलिए इनके लहजे से शहर टपक रहा है। क्या? मैंने हैरत से कहा, इन्होंने तुमसे राब्ता नहीं किया तो फिर तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? जरताज ठंडी सांस लेकर बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो पहुंच गए, वरना शायद आज खादिम हुसैन साहब कौम के खादिम की हैसियत से तुम्हारी कुछ न कुछ खिदमत कर ही गुजरते। जरताज के मुताबिक वहां पे मेरी कमी को सिल्विया ने महसूस किया था। उसने मेरे होटल वाले मैनेजर से राब्ता किया। उन्होंने शफी शाह से, शफी शाह ने जरताज, और इसी तरह ये लोग मुझे ढूंढते हुए उस गली में आन पहुंचे थे जहां पे पुलिस वालों ने मुझे मोबाइल में डाला था। वहां भी एक पारसी बूढ़े ने मुझे देख लिया था और पारसी बूढ़े ने हलफ लेने के बाद उन्हें बताया था कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जरताज ने कहा, हमने अपनी दास्ताने गम तो तुम्हें सुना दी, अब उठो और चलो, बेचारी अंग्रेज हसीनाएं तुम्हें और तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं। खादिम हुसैन जल्दी से बोला, मैं एक बार फिर बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, कभी कभी गलत फहमी में ऐसा हो जाता है। वो हकीकतन शर्मिंदा नजर आ रहा था। लगता था DIG साहब ने उसकी ठीक ठाक खबर ली थी। वो अपने दांत टूटने का सदमा भी भूल गया था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा था, इसलिए ज्यादा मुआफिया मांगने की जरूरत नहीं। मैंने फराग दिली से कहा, मुझे भी तुमसे मुआफी मांगनी चाहिए, मैंने भी नादानिस्तगी में तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल अब इस किस्से को भूल कर तुम वो काम जरूर करो। पहला काम, 2 काम जरूर करो। अब इस किस्से को भूल कर तुम 2 काम जरूर करो। पहला काम तो ये है कि तुम उन 4 गैर मुल्की लफंगों को तलाश करने की कोशिश करो जो तुम्हें जुल देकर मुझे फंसवा कर खिसक गए। गैर मुल्कियों को तलाश करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएं तो उन्हें ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाओ। वो गैर मुल्की हैं, उनके सफारत खाने जरूर मुदाखलत करेंगे, लेकिन उनके मुदाखलत के बावजूद तुम जिस हद तक रगड़ा लगा सके जरूर लगा देना। तुम लोगों के पास इस सिलसिले में काफी गुर होते हैं। जब तुम्हें किसी को रगड़ना लगाना होता है तो बड़ी से बड़ी मुदाखलत के बावजूद लगा ही देते हो और हाथ पांव भी बचा लेते हो। खादिम हुसैन इंकिसारी से मुस्कुराया और बोला, आप बेफिक्र रहे जी, मैं उन्हें भी देख लूंगा और उनके सफारत खानों को भी। सोच लो, उनमें से 3 गोरे हैं, मरूब हो जाओगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब सफारत खाने वाले बीच में आएंगे तो थोड़ा बहुत से मरूब होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं रगड़ा पहले लगा दूंगा, मरूब बाद में उतारूंगा। वो बोला, बहुत खूब। मैंने सारी राया, आदमी तुम होशियार हो, हालांकि शक्ल से नहीं लगते। तुम बेफिक्री से उन्हें रगड़ा लगाना। अगर तुम पर उसके नतीजे में कोई मुश्किल पड़ने लगे तो मुझे याद कर लेना, मुझसे जो भी हो सका करूंगा। और अगर तुमसे उनकी जान जल्दी छूट जाए तब भी उन्हें छोड़ने से पहले मुझे जरूर इतला कर देना, फिर मैं भी उन्हें थोड़ा बहुत सबक दिलवाने का बंदोबस्त करूंगा। ऐसे लोगों की मुझे भी तलाश रहती है। बहुत बेहतर सर। खादिम हुसैन ने सादतमंदी से सर हिलाया। दूसरा काम तुमसे ये है कि किसी और की सिफारिश पर तुम मुझे छोड़ रहे हो। अब मेरी सिफारिश पर इन 2 लड़कों को छोड़ दो जो मेरे साथ कोठड़ी में थे। कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं है बेचारों का। मैंने कहा, अब ये काम मुझसे मत कहिए साहब। वो गोया यकदम ही हत्थे से उखड़ते हुए बोला, ये ठीक है कि हम लोग कभी गलती से और कभी जानबूझकर भी गलत आदमी को पकड़ लेते हैं और कभी बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ में बेगुनाह भी लपेट में आ जाते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम जितने भी लोगों को पकड़ते हैं सारे के सारे बेगुनाह होते हैं। 50 आदमियों के कातल को भी जिस वक्त हम पकड़ते हैं उस वक्त वो यही कहता है कि मैं मासूम हूँ। क्या मतलब, उन लड़कों ने कुछ किया है? मैंने शक से लहजे में पूछा। उसने खामोशी से अपनी मेज की दराजें खोली। हजार के कई नोट, 2 टीटी पिस्तौल, 1 चाकू और 2 शनाख्ती कार्ड उसने दराज से निकाल कर मेज पर रख दी। एक लम्हे हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर बोला, हमने उन्हें एक बैंक के पास मशकूक अंदाज में मंडलाते हुए पकड़ा था और उनके कब्जे से ये चीजें बरामद हुई थी। पक्की बात है? मैंने पूछा। अपनी तरफ से तो उनके खाते में नहीं डाल रहे तुम। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ कि ये उनके कब्जे से बरामद हुई है। 15,000 से ज्यादा की रकम है जी, और ये मैं आपको साफ गोई से बता रहा हूँ कि ये मैं पी जाऊंगा।
یہ میں ان کے کھاتے کے بجائے اپنے کھاتے میں ڈال لوں گا، لیکن آپ مجھ جیسی چاہیں قسم لے لیں، یہ انہی کی جیبوں سے نکلی ہے۔ یہ 2 لوڈر ٹی ہے، یہ کالج کے 2 جعلی کارڈ ہیں۔ میں نے کالج سے تصدیق کرا لی ہے، اس کالج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس موٹر سائیکل پر یہ سوار تھے وہ چوری کی تھی، اس کے باوجود اگر وہ معصوم ہے تو پھر ہمیں تو نوکری چھوڑ کر گھر جا کر بیٹھ جانا چاہیے، ہماری یہاں کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں سچ کی آمیزش تھی۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کرسی کو پوچھتے سے ٹیک لگا لیا۔ ٹھیک ہے پیارے، میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میری ٹانگ پہلے ہی اتنے معاملات میں اڑی ہوئی ہے کہ اب تک اسے ٹوٹ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس طرح بچی ہوئی ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے ساتھ زرتاج اور شفیع شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خادم حسین کے سر سے گویا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ باہر راہداری تک ہمیں چھوڑنے آیا۔ تھانے سے باہر زرتاج کی پجیرو کھڑی تھی، شفیع شاہ اسی کے ساتھ آیا تھا، اپنی گاڑی نہیں لایا تھا۔ میں نے زرتاج کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، تم زندگی میں بہت ہی اہم موقع پر میرے کام آ رہی ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ کسی 20 منزلہ عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا کر زرتاج نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، میرے اس مشورے پر عمل کرنے سے تمہارے سبھی دوستوں کا بھلا ہوگا، جو بیچارے تمہاری وجہ سے ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتے ہیں۔ دوستوں کو تکلیف دینا دوستوں کا اخلاقی فرض ہے، میں نے کہا، اور مجھے گھور کر وہ رہ گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، ڈی آئی جی صاحب کے ٹیلی فون کے باوجود بیچارے تھاندار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم کوئی بہت بڑے آدمی ہو، کیونکہ اس نے تمہیں 3rd ریٹ بدماشوں کی طرح لڑتے دیکھا تھا۔ کیا کروں، مجبوری تھی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ 10 بدس لڑائی کا ابھی تک کوئی ایسا باوقار طریقہ ایجاد نہیں ہوا جس میں انسان نہایت باعزت اور 1st ریٹ نظر آئے۔ 3rd ریٹ بدماشوں سے تو انسان 3rd ریٹ بدماشوں ہی کی طرح لڑ سکتا ہے۔ اگر میں مرجان مرنج قسم کا سیٹ صاحب نظر آنے کی کوشش کرتا تو صرف میری تکوین و تدفین ہی 1st ریٹ ہو سکتی تھی۔ اتنا معمولی لفنگوں سے نپٹنے کے لیے تمہیں کسی اور کو بھیج دینا چاہیے تھا، وہ بولی۔ بس یہی غلطی ہوگی، میں نے تسلیم کیا، لیکن کیا کیا جائے، غربت کے زمانے کی عادتیں جاتی نہیں۔ اکثر اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کرنے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کے سوا مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہاں 4 لفنگے میرے منتظر ہوں گے۔ اصل فسادی صرف ایک ہی تھا، میرا خیال تھا کہ صرف وہی میرا وہاں منتظر ہوگا، ایک آدھ ہاتھ ہی میں اس کا دماغ درست کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہوٹل پہنچ چکے تھے، دوسرے سبھی لوگ چلے گئے۔ شفیع شاہ دھیرے سے ہنس کر بولا، آپ کو ذرا آرام سے کرسی پر کمر ٹکاتے ہی اصل مسئلہ یاد آ گیا۔ میرا تو خیال ہے آپ اب جا کر آرام کریں، مسئلے مسائل پر کل بات کر لیں گے۔ بات چیت میں کون سا زور لگتا ہے شفیع ڈیئر، آرام تو مجھے کرنا ہی ہے۔ آج کا تقریباً پورا دن بیکار قسم کی بک وق میں ضائع ہو گیا ہے، اگر سونے سے پہلے کوئی کام کی بات ہو جائے تو شاید دل کو اطمینان ہو۔ میں نے کہا، یہ بھی کام کیا ہے سر، خدمت خلق کی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میری نظر میں یہ اپنے کاموں سے بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے کاموں میں کوئی غیبی قوت بھی انسان کی مدد کرتی ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں آئندہ ہم جان بوجھ کر اس قسم کے کسی نہ کسی کام میں ٹانگ اڑائے رکھا کریں گے۔ میں نے کہا، وہ خود ہی کسی انداز میں ہنسا، ہمیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے، ہماری ٹانگ تو خود بخود ہی جا کر کسی نہ کسی جگہ پہ اڑ جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ اچھی مصروفیت ہے۔ دنیا کے کاروبار تو چلتے ہی رہتے ہیں، صرف بزنس کرتے رہنے اور دنیاوی معاملات ہے انجام دیتے رہنے میں اور کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جن میں مقصدیت ہو، ہیجان خیزی اور سنسنی ہو، لہو گرم رکھنے کا کوئی بہانہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں دوسروں کا بھلا بھی ہو۔ ایک عام بزنس مین کی طرح صبح سے شام کرنا اور رات کو خواب اور گولیاں کھا کر سو جانا کوئی قابل رشک زندگی نہیں ہے۔ میں نے اپنے منتشر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے درمیان بہت پہلے طے ہو گیا تھا سر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حقیقت میں تو اسی لیے دی سرکل کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور در حقیقت ہمیں اب تک تو آپ بزنس مین کی طرح زندگی گزارنے کا موقع ملا بھی نہیں ہے۔ اب اس سادہ ترین چکر میں مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہم مونا تک بر وقت نہیں پہنچ سکے اور اسے نہیں بچا سکے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی قربانی کسی کام آ جائے، ہم اس خوفناک دھندے کا خاتمہ کر سکیں اور جو اندر ہی اندر لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہا ہے اور ہماری سوسائٹی میں خطرناک فحش کلچر کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اگر کچھ لڑکیاں نہ سمجھ یا کسی حد تک آزاد خیال بھی ہیں یا شو بزنس میں کوئی مقام بنانا چاہتی ہیں، تب بھی ان کی کمزوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور انہیں اپنے چنگل میں پھنسا کر کسی اور ہی سمت میں لے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اب ہم نے اس سلسلے میں ٹانگ اڑائی ہے تو میں چاہتا ہوں ہم اسے انجام تک پہنچا کر ہی چھوڑیں۔ مونا کی موت کے ساتھ بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے بات شروع ہی اب ہوئی ہے۔ فی الحال مجھے اس سلسلے میں مزید کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ شفیع شاہ بہادر خانہ سے لہجے میں بولا، مجھے ایک لڑکی ملی ہے، اس نے حیرت انگیز انکشافات کی ہے۔ اس سارے دھندے کے پیچھے تو پھر دانش کا ہاتھ نکلا، میں نے کہا، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس شہر میں ہونے والے اور نہ جانے کس کس خوفناک دھندے کے پیچھے پھر دانش کا ہاتھ ہو۔ لڑکی وہی ہے جس کے تعاقب میں آپ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ شفیع شاہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس کا نام فرا ہے، یا کم از کم فی الحال اس نے یہی نام بتایا ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے شفیع شاہ کو وہ ساری باتیں بتائیں جو فرا نے مجھے بتائی تھی، صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ قطعی غیر متوقع طور پر کس حد تک مجھ پر مہربان ہوئی تھی۔
शफी शाह एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब गया था। उसने तो हमारे सामने मौजूद तमाम सवालों के जवाब दे दिए। आखिर वो बोला, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उसकी तारीफ की, कहीं उसका अंजाम भी मोना जैसा ना हो। उसने अंदेशा जाहिर किया, उसका इम्कान नहीं है, क्योंकि उसने नहायत साफ गोई से हमारी कोई अमली मदद करने से इनकार कर दिया है। वक्त पड़ने पर वो साफ मुकर जाएगी कि उसने हमें ऐसी कोई बात बताई थी। उसकी पोजीशन मोना वाली नहीं है, इसलिए उसका अंजाम मोना जैसा होने का खतरा नहीं है। वो ना तो ज़ेर अताब है और ना ही उसका बगावत का कोई इरादा है। उसने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाली है और अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा कर अपनी मर्जी से गुजारे हैं और शायद आइंदा भी गुजारती रहे। इस तरह की कुछ और बातें बताती रहे, लेकिन दर हकीकत वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। वो अपने पत्ते होशियारी से खेलना जानती है। आपका मतलब है पीर दानिश पर हाथ नहीं डाला जा सकता? शफी शाह ने दरियाफ्त किया। सिर्फ एक मजबूत गवाह मिल जाए तो हाथ डाला जा सकता है, मैंने जवाब दिया।